विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और ऐतिहासिक तथ्यों के विश्लेषण और अनुसंधान की इस प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थियों मैं आज मुखातिब हूं आप लोगों से और विशेष रूप से राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों से। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह एक ऐसा टॉपिक है जिसकी मैं आपसे चर्चा भी करने वाला हूं और जिसका मैंने पीडीएफ लिंक भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उत्तरी भारत के अंतिम महान हिंदू शासक। यद्यपि विश्लेषण किया जाएगा तो महानता से जुड़े हुए कई तथ्यों के ऊपर काफी गहराई और विश्लेषण की आवश्यकता है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उत्तरी भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट या शासक अजमेर और दिल्ली के स्वामी चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में। विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वीराज चौहान का संबंध उस चौहान वंश से था जिसमें गुवक वासुदेव जैसे शासक हुए और आगे चलकर विग्रराज चतुर्थ यानी विशलदेव जैसे शक्तिशाली राजाओं का उल्लेख हम इन चौहान राजाओं की वंशावली में पाते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का दौर एक संक्रमण का दौर माना जाता है। इट वॉज ए पीरियड ऑफ द ट्रांजिशन। यह एक ऐसा दौर था जब हम ये देख रहे कि गजनी और गौर की तुर्क सत्ताएं लगातार एक के बाद एक करके भारत पे हमले करती जा रही थी। मोहम्मद गोरी से पहले महमूद गजनवी के हमलों ने यद्यपि भारत पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ा और ऐसा कहा जाता है कि महमूद का आवागमन एक आंधी की तरह था और उसका प्रस्थान एक तूफान की तरह था। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको कुछ बातें स्पष्ट कर दूं और यह मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आक्रमण तूफान की तरह हुआ और आवागमन बड़ी तेजी के साथ हुआ, प्रस्थान भी हो गया। लेकिन इसने एक बात मध्य एशिया के अंदर स्पष्ट रूप से जाहिर कर दी कि हिंदुस्तान के शासकों में राजनीतिक एकता और स्थिरता का अभाव है। वे मिलकर कार्य करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि उत्तरी भारत की राजनीतिक अस्थिरता मोहम्मद गोरी के सामने स्पष्ट रूप से जाहिर हो चुकी थी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के साथ 2 लड़ाइयां लड़ी। 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी को निर्णायक पराजय हुई और वो वहां से संधि करके लौट गए। और दूसरा 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध न केवल पृथ्वीराज चौहान के लिए बल्कि संपूर्ण चौहान सत्ता के लिए एक विध्वंसकारी और एक विनाशकारी परिणाम लेकर आया। इसका परिणाम न केवल चौहान सत्ता का अंत था बल्कि इसका महत्वपूर्ण परिणाम था हिंदुस्तान में तुर्की सत्ता की स्थापना होना। मोहम्मद गोरी और बाद में उसके सिपहसालार कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में तुर्की सत्ताएं अब अजमेर रणथंभौर जैसे इलाकों तक भी टच करने लगी थी। तो तराइन का युद्ध, इन सब बातों को गहराई से समझने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक उपलब्धियों के बारे में। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे दौर में हुआ था जिसमें हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ चौहानों के परंपरागत शत्रु गुजरात के चालुक्य सोलंकी है और इस दौर में जबकि पृथ्वीराज चौहान से यह उम्मीद की जानी चाहिए थी
कि वह एक मजबूत कूटनीति का परिचय देता और ज्यादा से ज्यादा मित्रों की तादाद बनाता, अपने मित्रों की संख्या में वृद्धि करता। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने आसपास के इलाकों पर विजय हासिल की, उसने बादानकों पर विजय हासिल की और उत्तराधिकार की लड़ाई में उसने नागार्जुन के विद्रोह का भी दमन किया और अपनी सत्ता को सुरक्षित किया। लेकिन साम्राज्य विस्तार की अभिलाषा में उसने बुंदेलखंड के शक्तिशाली चंदेल शासक परमर्दी देव से युद्ध किया। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड का शक्तिशाली चंदेल शासक परमर्दी देव, चेदी चंदेल परमर्दी देव पृथ्वीराज चौहान के लिए मददगार हो सकता था, लेकिन युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान ने उसे अपने दुश्मनों की श्रेणी में शामिल कर लिया। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उस दौर में जब पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से हो रहा है जो तुर्किस्तान से गौड़ से हिंदुस्तान में केवल इसी मकसद के लिए आया है कि उसे जीतना है, वो येन केन प्रकारेण जीतना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जीत का जो इरादा लेकर आया, उसके साथ आप नैतिकता की लड़ाई नहीं लड़ सकते। जब तराइन की लड़ाई लड़ी तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा गोरी को वापस लौटने देना बड़ी भूल थी, और जब वो द्वितीय युद्ध के लिए वापस आया तो ऐसी स्थिति में भी हम देखते हैं कि गोरी ने पृथ्वीराज चौहान और उसके सैनिकों को भुलावे में रखा और ये कहा कि वह जबरन अपने भाई के आदेश पर यहाँ आया है, और उसने चौहान सेनाओं को निश्चिंत कर दिया। परिणाम ये था कि चौहान सेनाएं निश्चिंत हो गई और उन पर हमला अर्ली इन द मॉर्निंग किया गया, जब चौहान सैनिक युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। यह युद्ध की नीति और नियमों के खिलाफ था, लेकिन यहाँ पर दुश्मन ऐसा था जिसे नीति और नियम से मतलब नहीं था, बल्कि जो युद्ध करने के लिए आया था। और पृथ्वीराज चौहान ने उसके साथ जो उदारता बरती, वो राजनीतिक दृष्टि से कतई उचित नहीं की जा सकती। एक व्यक्ति की दृष्टि से, एक इंसान की दृष्टि से हम उसे उचित मान सकते हैं, लेकिन नीति की दृष्टि से उसको उचित नहीं कहा जा सकता। तो पृथ्वीराज चौहान की यह भूल काफी भारी पड़ी और परिणाम यह था कि युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, उन्हें कैद कर लिया गया और जब भागने की कोशिश की गई तो बाद में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। यदि हम पृथ्वीराज चौहान के अध्ययन से संबंधित जानकारी के स्रोतों को खंगालने की कोशिश करें तो हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण स्रोत चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो आता है। पृथ्वीराज रासो एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, लेकिन उनमें से बहुत सारी बातें ऐतिहासिक नहीं है। जैसे कि चंद बरदाई द्वारा यह कहा जाना कि पृथ्वीराज चौहान को गोरी कैद करके ले गया और वहां उसने शब्द भेदी बाण चलाकर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का अंत किया, जबकि ऐसी बात नहीं थी। इससे काफी पहले पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो चुकी थी, उनको मारा जा चुका था और 1205-6 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु अंधकूद की लड़ाई के दौरान हुई, खोखरों के द्वारा हुई। तो ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनका विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जहाँ चंद बरदाई का ग्रंथ हमारे सामने पृथ्वीराज रासो, वही जयनक का ग्रंथ पृथ्वीराज विजय, वो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इन तमाम बातों के संदर्भ को, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए कुछ PDF नोट्स तैयार किए जिनका आप अध्ययन कीजिए। जय भारत, जय हिंद।